अच्छा जी, तो इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में नॉलेज जो है ये बहुत ज़रूरी है। तो पूरा स्टाफ जो है, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हैं या उसके मेंटेनेंस करते हैं या जो सुपरवाइज़ करते हैं, उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए उस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। और वो ट्रेनिंग जो है वो थेरेटिकल भी होनी चाहिए और प्रैक्टिकल भी होनी चाहिए। इवन इसके लिए पर्टिकुलर डिप्लोमास जो हैं वो लोग करवाते हैं कि अगर आपने ये इस फैक्ट्री में, इस इंडस्ट्री में ये मशीन को यूज़ करना है तो उसके लिए 3 मंथ्स का या 6 मंथ्स का ये डिप्लोमा है, ये आप कर लेंगे तो आप इंस्ट्रूमेंट थ्योरी भी जान लेंगे और इंस्ट्रूमेंट का प्रैक्टिकल भी आप आसानी से कर सकेंगे। अच्छा, फिर जो स्टाफ को ट्रेनिंग कराएंगे उसकी भी डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी है। एंड देयर ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स शुड बी मेंटेन एज रिक्वायर्ड बाय द रेगुलेशंस। क्योंकि अगर कोई ऐसा डिफेक्ट हो गया ड्यूरिंग यूज़ तो आपको किसी उस डिफेक्ट के बारे में जानना है और उसकी मेंटेनेंस या रिपेयरिंग करवानी है, तो ट्रेनिंग रिकॉर्ड से ही पता चलेगा कि कौन सा बंदा जो है वो इस बारे में जानता है और इसको ठीक कर सकता है। तो ये रिकॉर्ड्स मेंटेनिंग बहुत ज़रूरी है किसी इंडस्ट्री के लिए। अच्छा, users should also be responsible for qualifying their instruments because their training and expertise in the use of instrument make them the best qualified group to design the instrument test and specification necessary for useful analytical instrumentation qualification AIQ। तो इस पूरे इंस्ट्रूमेंटेशन क्वालिफिकेशन के तमाम फेजेस के लिए कहा जा रहा है कि यूज़र्स मुकम्मल तौर पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसमें कुछ पार्ट जो है वो कुछ और लोगों का भी होता है, जैसे मैन्युफैक्चरर्स का, या कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो ऑडिट के लिए हायर की होती हैं और किसी इंडस्ट्री ने, वो भी बीच में रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। हो सकता है कोई ऐसा ग्रुप इंडस्ट्री ने आउटसाइड द इंडस्ट्री हायर किया हो जो मशीन्स की मेंटेनेंस के लिए मेंटेनेंस ग्रुप हो, तो वो फिर एक थर्ड पार्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाएगी। तो इसका फ़ायदा फिर यही होगा कि वो अपने जो बेस्ट क्वालिफाइड ग्रुप कहलाएगा। जैसे अब लोग जो है कोई प्रोडक्ट प्रिपेयर करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे यहाँ एक्सपर्ट्स काम करते हैं इंडस्ट्री में, तो वो एक ग्रुप जो है वो बड़ा मशहूर हो जाता है। जैसे अगर आप देखें तो यहाँ पे आमतौर पे पाकिस्तान में हम कहते हैं निशात ग्रुप बहुत अच्छा है, एक वे में निशात के जो मिल्स हैं उनमें बहुत अच्छा। या फिर जैसे गाड़ियों में अगर ब्रांड्स में चले जाएँ गाड़ियों में, तो आप कहते हैं टोयोटा जो है बहुत अच्छा है, या कोई इस तरह की जब आप बात सुनते हैं तो एक्चुअली वो पूरे ग्रुप को हम बेस्ट क्वालिफाइड ग्रुप कह रहे होते हैं। तो वो बेस्ट क्वालिफाइड ग्रुप वही होगा जो इंस्ट्रूमेंटेशन क्वालिफिकेशन भी बेहतर तरीके से करते होंगे और उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते होंगे एज अ होल। यानी जो भी यहाँ पे बताया गया था कि एनालिस्ट या सुपरवाइज़र या इंस्ट्रूमेंट स्पेशलिस्ट और ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट पूरे ही क्वालिफाइड होने चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन क्वालिफिकेशन के लिए भी। अच्छा जी, कंसल्टेंट्स जो मैंने कहा थर्ड पार्टी हो सकती है, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स और वेंडर्स, validation specialist and quality assurance personnel can advise and assist as needed। यूज़र्स के अलावा जो डायरेक्ट यूज़र्स हैं उनके अलावा कौन हो सकते हैं, कोई कंसल्टेंट्स हो सकते हैं जो आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन, जिनका काम ही यही होता है कि वो भी ऑफ़र करते हैं कि अगर आपको अपने इंस्ट्रूमेंटेशन क्वालिफिकेशन के लिए कोई असिस्टेंस चाहिए, कंसल्टेंसी चाहिए, तो हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, वो आपको कंसल्टेंसी देंगे इनके यूजेस के लिए, इनकी क्वालिफिकेशन के लिए। फिर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर बहुत अच्छे तरीके से बता सकता है, और वेंडर्स वो जो उनको सेल आउट करते हैं, परचेज़ करके मैन्युफैक्चरर से आगे सेल आउट करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। और वैलिडेशन स्पेशलिस्ट में वैलिडेशन, ये कैलिब्रेशन और वैलिडेशन को आज हमने डिस्कस करना है। एंड क्वालिटी एश्योरेंस पर्सनल, इसमें क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर आ जाएगा डेफिनेटली। अच्छा, उनसे यूज़र जो है वो असिस्टेंस ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, बट द फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिफाइंग इंस्ट्रूमेंट लाइज विद द यूज़र्स। शुरू में भी यही कहा था, अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल कौन है, यूज़र्स है। और यहाँ पर भी ये बताया जा रहा है कि फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिफाइंग इंस्ट्रूमेंट लाइज विद द यूज़र। यानी जो भी उस फेजेस में डॉक्यूमेंटेशन बन रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं, बुकलेट्स बन रहे हैं, वो यूज़र्स ने ही उनको मेंटेन करना है और यूज़र्स ने ही उनको डिज़ाइन करना है। The users must also maintain the instrument in a qualified state, routinely performing peak। ये तो सिंपल सी बात है कि परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन भी उन्होंने ही मेंटेन करनी है यूज़र्स ने। आगे क्वालिटी यूनिट का क्या रोल है, पहले हमने यूज़र्स का रोल पढ़ा है,
अब क्वालिटी यूनिट का रोल क्या है? द रोल ऑफ क्वालिटी यूनिट इन AIQ remains the same as for any other regulated activity. इसमें quality personnel are responsible for assuring that AIQ process meets compliance instruments, that processes are being followed, and that intended use of the equipment is supported by valid and documented data. ये quality unit, ये quality control unit आ रहा है और quality assurance unit आ रहा है, जिनका पहले ही हम डिस्कशन कर चुके हैं, जिनमें एनालिस्ट भी होते हैं, जिनमें स्टैटिस्टिक्स के भी एक्सपर्ट्स होते हैं, जिनमें इकोनॉमिस्ट भी होते हैं, जिनमें कुछ मैनेजमेंट के भी लोग होते हैं। तो वो भी अपना रोल प्ले करते रहेंगे, वो भी एनालाइज करते रहेंगे इस चीज़ को और उसकी वैलिडेशन चेक करते रहेंगे। ये क्वालिटी यूनिट का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इस क्वालिफिकेशन में अपना रोल प्ले करें। फिर मैन्युफैक्चरर्स का क्या रोल है? Manufacturers and developers are responsible for design qualification when designing the instrument. तो इनका एक लिमिटेड रोल है और लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक फेज तक ये रिस्पॉन्सिबल है और वो डिज़ाइन क्वालिफिकेशन है, और वो जब यूज़र्स की रिक्वायरमेंट और यूज़र की सेटिस्फेक्शन तक अगर वो हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, दैट्स ओके, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ तक कंप्लीट हो जाती है। They are also responsible for validation of relevant process used in the manufacturing and assembly of the instrument. ये वो डिज़ाइन, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर्स ने डिज़ाइन किया है, तो वो इंजीनियर्स जो हैं वो इंस्टॉलेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। मतलब वो आके खुद इंस्टॉल करके दे सकते हैं, या इंस्टॉलेशन के टाइम पे आपको वो गाइड कर सकते हैं कि इस तरह से इंस्टॉल करें, इन पार्ट्स को पहले आपस में जोड़ें, फिर ये वाला पार्ट अप्लाई करें, ये पोजीशन रखें, इस एंगल पे अप्लाई करें, एंड सो ऑन। मतलब इंस्टॉलेशन तक भी आपको हेल्प कर सकते हैं, उनका रोल वहाँ तक भी एक्सटेंड किया जा सकता है। मैन्युफैक्चरर शुड टेस्ट द असेंबल्ड इंस्ट्रूमेंट बिफोर शिपिंग देम टू यूजर्स। इसका मतलब ये कि जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के ऊपर किसी इंस्ट्रूमेंट को डिज़ाइन किया गया है, तो उनकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मैन्युफैक्चरर्स की कि वो अपने ही वहाँ साइट के ऊपर उसकी एक बार असेंबली करके चेक कर लें, यानी जो भी पार्ट्स है ना उसके इंस्ट्रूमेंट के अलग-अलग, उनको एक बार असेंबल करके उस इंस्ट्रूमेंट का मुकम्मल जो इंस्टॉलेशन वो एक बार खुद से चेक कर लें और फिर उसको आगे शिपमेंट के लिए भेजें, इंडस्ट्री को भेजें या जो भी यूज़र्स हैं उनको भेजें। तो ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मैन्युफैक्चरर्स की कि वो एक बार उसकी असेंबलिंग चेक कर लें। Finally, it is desirable that manufacturers and vendors should notify all known users about hardware defects discovered after products release. इसका ये मतलब है कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या जो सेल आउट करने वाले हैं, आउटलेट्स के होते हैं जहाँ से ये हम जाके परचेज़ कर सकते हैं, वह वेंडर्स कहला रहे हैं। उन्हें उनकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो भी परचेज़ करने आ रहा हो उसको ये बताएं कि ये इंस्ट्रूमेंट पहले यूज़ हुआ था, तो इसके इस पार्ट का ये प्रॉब्लम होता है, तो आप इसके बारे में एहतियात कीजिएगा। तो प्रिकॉशंस और प्रिकॉशनरी मेजर्स यूज़र्स तक पहुंचाना भी वेंडर्स का और मैन्युफैक्चरर्स का काम है कि वो ज़रूर बता दें कि इसका सॉफ्टवेयर अगर ये वाला आप इस्तेमाल करेंगे तो उसमें ये प्रॉब्लम आ सकती है, और वो सजेस्ट भी कर सकते हैं, रिकमेंड भी कर सकते हैं कोई सॉफ्टवेयर, या इसी तरह से एक प्रिकॉशनरी मेजर्स वो बता सकते हैं। ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मैन्युफैक्चरर्स की। अच्छा, ऑफ़र यूज़र ट्रेनिंग। एक तो वो पहले क्लियरली बता दें कि ये डिफेक्ट आने के चांसेस होंगे अगर आप ये वाला सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे या इस तरह की असेंबली करेंगे या इस तरह से यूज़ करेंगे। दूसरे नंबर पे वो मैन्युफैक्चरर ट्रेनिंग के लिए भी उनको कहें कि अगर आपका स्टाफ ट्रेनिंग करना चाहता है तो हमारे पास आके ट्रेनिंग कर ले, और ट्रेनिंग करने के बाद वो जाके उन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो वो सर्विस भी प्रोवाइड करें, उसकी रिपेयर भी के लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल हों, रिपेयरिंग के लिए भी वो अवेलेबल हों, और इंस्टॉलेशन सपोर्ट भी दें, एंड इनवाइट यूज़र ऑडिट्स एज नेसेसरी। और अगर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया, मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ी, रिपेयर की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो फिर भी मैन्युफैक्चरर्स जो हैं या वेंडर्स जो हैं वो ऑडिट के लिए भी ऑफ़र करेंगे। हम ऑडिट भी करते रहेंगे, हर 6 महीने बाद आके चेक करेंगे कि आपका ये इंस्ट्रूमेंट ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ये मैन्युफैक्चरर्स के एंड पर हैं। ले जी, ये हमारा टॉपिक तो हो गया कंप्लीट। ये उससे ये हमने पहले पढ़ रखा होगा क्वालिटी एश्योरेंस वाला। अभी मैं आप लोगों को ये एक काम कंप्लीट हुआ, ये कल वाला टॉपिक हमने कंप्लीट किया, दैट वाज एक्चुअली
वो था जी इंस्ट्रूमेंटेशन क्वालिफिकेशन या एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंटेशन क्वालिफिकेशन AIQ। तो उसके चारों फेजेस, फिर उसके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आज हमने डिस्कस किए हैं। रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में हमने 3 चीज़ें डिस्कस की हैं, यूज़र्स का रोल और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिटी यूनिट का रोल और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैन्युफैक्चरर्स और वेंडर्स का रोल और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ जी बच्चों बताइए, ये हो गया कंप्लीट, क्लियर हो गया? जी सर। जी सर। हाँ जी, अब वो एक मैंने पहले आपको एक इंस्ट्रक्शन दी थी कि हमने ये टॉपिक पढ़ना है इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन। ये स्पेशली कैलिब्रेशन ऑफ एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, जो एनालिटिकल केमिस्ट्री में सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, उनकी कैलिब्रेशन कैसे की जाती है, या उसका क्या मकसद है, ये हम सीखने वाले हैं। तो आप अपने पास रजिस्टर भी रखें और साथ आप स्क्रीनशॉट्स पे लेते जाएंगे। इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट आप ले लें अभी जो आपके सामने है, क्योंकि ये ज़रूरी है। अच्छा, इसमें इंट्रोडक्शन है, मैंने आपको टॉपिक बताया है कि टॉपिक है कैलिब्रेशन ऑफ, ये ऊपर लिखा हुआ है कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन ऑफ एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स। कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन ऑफ एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये हमारा टॉपिक है। इस पहली स्क्रीन, ये छोटे छोटे एक एक सेंटेंस है एक एक स्लाइड के ऊपर, तो शायद आपको ज़्यादा स्क्रीनशॉट लेना पड़े, लेकिन टॉपिक बहुत कम होगा। तो कैलिब्रेशन वैलिडेशन की क्या है जी, इंट्रोडक्शन क्या है। एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक एनालिसिस ऑफ ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। So regular performance verification are made to ensure that the instruments used in the analytical purpose should be properly validated and calibrated to demonstrate that it is suitable for its intended purpose. तो इनकी कैलिब्रेशन यानी इनको अपने स्टैंडर्ड यूज़ में लाना। जब ये इनको डिज़ाइन किया गया था तो उस वक्त उनका जो हालत थी वो स्टैंडर्ड हालत थी, तो उस हालत में वापस लेके आना और ये चेक करना कि वो आपको जिस जो पर्पज़ है वो सही परफॉर्म कर रहे हैं। ये प्रोसेस जो है इनकी कैलिब्रेशन कहलाएगा। उसके बाद कैलिब्रेशन को यहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। कैलिब्रेशन क्या है? कैलिब्रेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच ensure that an instrument readings are accurate with reference to established standards। कोई आप मेजरमेंट कर रहे हैं, ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। कोई भी आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ भी होती हैं। तो इंस्ट्रूमेंट को इस तरह से एडजस्ट करना कि वो रेफरेंस या स्टैंडर्ड वैल्यूज़ के साथ या उसकी कंकरेंट रीडिंग्स आपको प्रोवाइड करे, तो उसमें एक्यूरेसी को आपने मेंटेन करना है। तो कैलिब्रेशन इज़ परफॉर्म यूजिंग प्राइमरी रेफरेंस स्टैंडर्ड्स। और इसमें हम किस चीज़ को देखने वाले हैं? इंस्ट्रूमेंट नीड टू बी कैलिब्रेटेड बिफोर यूजिंग, फॉर एग्जांपल वेइंग, बैलेंस, हमने इसको डिस्कस किया। और पीएच मीटर को भी डिस्कस किया, हमारे प्रैक्टिकल में था, आपको याद होगा। कैलिब्रेशन ऑफ पीएच मीटर भी हमने पढ़ा हुआ है, और पीएच मीटर की कैलिब्रेशन, वेइंग बैलेंस की भी कैलिब्रेशन हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। नीड फॉर कैलिब्रेशन, कैलिब्रेशन के लिए हमें क्या चाहिए जी? कैलिब्रेशन कैन बी कॉल्ड फॉर विद अ न्यू इंस्ट्रूमेंट। जो नया इंस्ट्रूमेंट है उसकी भी कैलिब्रेशन सबसे पहले करना पड़ती है, स्टैंडर्ड एक सेट करना पड़ता है। और व्हेन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड इज एलैप्स्ड, हो सकता है कि आपको मैन्युफैक्चरर से, अभी हमने पढ़ा था कि पीछे से इंस्ट्रक्शंस हों कि 6 मंथ्स तक ये प्रॉपरली परफॉर्म करेगा, फिर आपको इसकी मेंटेनेंस कराना पड़ेगी। तो एक टाइम पीरियड आपको उसकी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के मुताबिक एडवाइस किया जाता है। तो उस टाइम पीरियड ख़त्म होने के बाद भी आप उसकी कैलिब्रेशन कर सकते हैं। व्हेन अ स्पेसिफाइड यूजेज या ऑपरेटिंग आवर्स हैज़ elapsed, आप ये भी कर सकते हैं कि एक यूज़ आपने कोई टेस्ट किया है, कोई एनालाइज किया डेटा को, तो उसके बाद उसको फर्दर कैलिब्रेट करके फिर आप उसको रख दें स्टोर नेक्स्ट यूजेज के लिए। When an instrument has had a shock or vibration which potentially may have put it out of calibration, और ये भी हो सकता है कि कोई वोल्टेज चेंज हुआ हो, कोई प्रॉब्लम आया हो, गिर गया हो, कोई वाइब्रेशन आई हो उसके बैलेंस में, तो तब भी आप उसको कैलिब्रेशन करेंगे। सडन चेंजेस इन वेदर, अचानक से गर्मी थी तो बारिश आ गई, सर्दी होगी तो उसके स्केल्स में डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो तब भी कैलिब्रेशन की ज़रूरत होती है। वेन एवर ऑब्जर्वेशन अपीयर क्वेश्चनेबल, और जब आप कोई ऐसा डेटा एनालाइज कर रहे हो कि उसमें आपको रिजल्ट्स जो हैं थोड़े से
अजीब लग रहे हों, पेक्यूलियर लग रही हों, पहले जैसे ना लग रहे, या एक्सपेक्टेड रिजल्ट से थोड़ा सा दूर शो कर रहा है, यानी आउटलायर्स की तरह की वैल्यूज़ आपके पास आ रही हो, तभी आप कैलिब्रेशन करेंगे। तो ये वो नीड्स हैं कि जब आप कैलिब्रेशन करेंगे कब आपको कैलिब्रेशन करनी चाहिए, ये वो पॉइंट्स हैं। वैलिडेशन क्या होता है, ये अभी तक जितनी भी स्क्रीन आई है ना, ये चौथी स्क्रीन है, इन सब का आपने स्क्रीनशॉट लेना है। आगे जहाँ पर नहीं लेना हो तो आपको बता दूंगा मैं। वैलिडेशन क्या है? वैलिडेशन इज अ डिटेल्ड प्रोसेस ऑफ कंफर्मिंग दैट द इंस्ट्रूमेंट इज इंस्टॉल्ड करेक्टली। पहले ये चेक करना है कि इसकी इंस्टॉलेशन ठीक हो गई है, दैट इट इज़ ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। उसका पहले आपने कर दिया आई क्यू, फिर आपने कर दिया ओ क्यू, एंड दैट इट इज़ परफॉर्मिंग विदाउट एरर, फिर आपने उसका कर दिया पी क्यू। तो इसका मतलब ये है आई क्यू ओ क्यू पी क्यू का कॉम्बिनेशन जो है, इसको हम वैलिडेशन कहते हैं। दोबारा सुन लेंगे, आई क्यू ओ क्यू और पी क्यू कंबाइन हालत में वैलिडेशन कहलाते हैं। तो द फील्ड ऑफ वैलिडेशन इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ सब सेक्शंस एज फॉलोज, जिसमें है क्लीनिंग वैलिडेशन, प्रोसेस वैलिडेशन, एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन, कंप्यूटर सिस्टम वैलिडेशन। इंस्ट्रूमेंट को अगर क्लीन करना है तो उसके लिए फिर उसकी प्रोसेसिंग में उसको किस तरह से चेक करना है, एनालिटिकल मेथड के लिए, या कंप्यूटर सिस्टम अगर किसी के साथ अटैच किया हुआ है तो उसकी वैलिडेशन भी। तो वैलिडेशन के सब सेक्शन 4 हैं, कौन से? क्लीनिंग वैलिडेशन, प्रोसेस वैलिडेशन, एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन और कंप्यूटर सिस्टम वैलिडेशन। और वैलिडेशन को कहा है कि ये आई क्यू ओ क्यू और पी क्यू का कम्बिनेशन है। अब इक्विपमेंट वैलिडेशन, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे। इट डेमोन्स्ट्रेट दैट इक्विपमेंट यूज्ड इन वैलिडेशन स्टडीज इज suitable for use and is comparable to equipment used for routine analysis. अच्छा जी, ये एक्चुअली इक्विपमेंट वैलिडेशन में ये बताया जा रहा है कि एक रेफरेंस इक्विपमेंट होगा और एक रूटीन यूज़ का होगा। उन दोनों को कंपेयर करके भी आप वैलिडेशन चेक कर सकते हैं उस इक्विपमेंट की जो आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। तो माइट भी कुछ इंडस्ट्रीज़ में ऐसे हो या कुछ लेबॉर्ट्रीज़ में कि एक ही तरह के 2 या 3 इंस्ट्रूमेंट डेफिनेटली होते हैं, तो एक को सिर्फ रखा हुआ है स्टैंडर्ड के तौर पर और दूसरा डेली बेसिस पे यूज़ किया जा रहा है। तो आप जो डेली बेसिस पे यूज़ हो रहा है उसको आप उसके रिजल्ट्स को आप कंपेयर कर सकते हैं स्टैंडर्ड के साथ, तो ये इक्विपमेंट वैलिडेशन होगा। फिर क्वालिफ़िकेशन, ये आपको मैंने पहले पढ़ा दिया हुआ है। क्वालिफ़िकेशन सारा हमने डिस्कस किया हुआ है इन स्लाइड्स के अंदर। क्वालिफ़िकेशन के टॉपिक को भी इन्होंने डिस्कस किया हुआ है, तो उनको आप अभी इग्नोर करेंगे। ये देखें, जैसे ये डी क्यू आई क्यू ओ क्यू पी क्यू हमने पढ़ लिया हुआ है, तो इनके आप स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे, ये हमने पहले पढ़ रखा है ये सारा, ये आप नहीं लेंगे। अब यहाँ से आप ये स्टार्ट करेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेंगे। ये देखें जी, कैलिब्रेशन ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये अब वही सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में ही बातें होंगी सिर्फ। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का मतलब ये है कि इसमें हम जो स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स के, तो उनको हम इरेडिएट करवाते हैं यूवी विजिबल, यूवी रेडिएशन से या विजिबल रेडिएशन से। तो हम इसको मेजर करते हैं या तो एब्जॉर्ब रेडिएशन या हम मेजर करते हैं ट्रांसमिटेड रेडिएशंस, और वहाँ से हम उन एब्जॉर्ब रेडिएशन या ट्रांसमिटेड रेडिएशन का स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करते हैं, और उस स्पेक्ट्रम की मदद से हम फाइंड आउट करते हैं। एक तो इसी चीज़ को हम कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, वहाँ से हम फिर रेट ऑफ रिएक्शन भी फाइंड करते हैं, ड्यूरिंग रिएक्शन भी इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स फाइंड आउट करने के लिए भी इस तरह की टेक्निक को यूज़ करते हैं। तो इसमें कैलिब्रेशन के स्टेप्स ये पहले हिस्से में बताए गए हैं कि सबसे पहले आप वेवलेंथ एक्यूरेसी चेक करेंगे, क्योंकि हमने रेडिएशंस जो हैं वो यूज़ करनी है, या तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या विजिबल। तो वेवलेंथ एक्यूरेसी चेक करनी है कि जो एक्सेप्ट कर रहा है या वो शो कर रहा है वेवलेंथ वो एक्यूरेट है। स्ट्रे लाइट ये बेस लाइन में होती है, इसको चेक करना है, वो एक बेस लाइन जहाँ से इसकी वर्किंग स्टार्ट होती है, अभी हम देखेंगे इसको। रेजोल्यूशन चेक करनी है इसकी, फोटोमेट्रिक एक्यूरेसी चेक करनी है, नॉइज़ वगैरह जो है ये भी प्रॉब्लम होते हैं यहाँ पे, वो चेक करना है, बेस लाइन फ्लैटनेस चेक करनी है और स्टेबिलिटी चेक करनी है। इन सारे पॉइंट्स को आगे थोड़ा थोड़ा एलाबोरेट भी किया हुआ है। बहरहाल ये वो चीज़ें हैं जो आपने यहाँ इसकी चेक करनी है। अगर किसी में इशू है तो उसको आपने एडजस्ट कर देना है स्टैंडर्ड पोजीशन पे। ये इसकी ज़रूरत नहीं है स्क्रीनशॉट लेने की, वैसे ही आप देख लें। रेफरेंस स्टैंडर्ड्स फॉर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर,
वो उन्होंने कुछ सोल्यूशन वगैरह कुछ सब्सटेंसेस बताई हैं जिनको आप यूज़ करके उसको उसकी वर्किंग करेंगे और फिर वो एडजस्ट करेंगे जो भी पीछे चीज़ें बताई गई हैं। ये वो रेफरेंस स्टैंडर्ड्स हैं जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में सोल्यूशन के तौर पर या स्टैंडर्ड के तौर पर यूज़ हो सकते हैं। जैसे हॉल्मियम ऑक्साइड सोल्यूशन बताया गया, टोलुइन हेक्सेन सोल्यूशन बताए गए हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन बताया गया, पोटेशियम क्लोराइड सोल्यूशन बताया गया, न्यूट्रल डेंसिटी फिल्टर्स बताए गए। मैंने कहा इसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो पॉइंट्स जो पहले वाले थे उनकी हमें ज़रूरत है। अच्छा, इसके बाद जो है इसकी भी अभी ज़रूरत नहीं है, ग्राफ वगैरह की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक लाइन ये जो ऊपर है इसको देखना चाहें, फिर आप स्टेप्स को थोड़ा बता रहे हैं आगे कि वेवलेंथ एक्यूरेसी में क्या करेंगे। इट इज़ डिफाइंड एज द डेविएशन ऑफ द वेवलेंथ रीडिंग एट एन एब्जॉर्प्शन बैंड और एमिशन बैंड फ्रॉम द वेवलेंथ ऑफ द बैंड। अगर आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन हम अभी इस बैंड को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बस एक दो लाइन में कि आपने ये वाली लाइंस आप सिर्फ कॉपी कर लेंगे। इट इज़ डिफाइंड एज अ डेविएशन ऑफ द वेवलेंथ रीडिंग एट एन एब्जॉर्प्शन बैंड और एमिशन बैंड फ्रॉम द वेवलेंथ ऑफ द बैंड। इसका क्या मतलब होता है कि वो जो इंस्ट्रूमेंट है ना उसके लिए स्पेशली डिज़ाइन या डिसाइडेड रेंजेस होती हैं वेवलेंथ की कि वो कितनी रेंज तक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकता है, कितनी एनर्जी बैंड जो है वो एब्जॉर्ब कर सकता है। तो उसके साथ हम कंपेयर करते हैं, कोई डिफरेंस आता है तो हम उसको फिर एडजस्ट करते हैं। तो वेवलेंथ एक्यूरेसी। उसके बाद हमारे पास है जी टेस्ट। Wavelength accuracy verification is checked by comparing the recorded wavelength of the peak against the value of reference standard. Commonly used wavelength standards such as deuterium lamp, mercury vapor lamp, इसकी ज़रूरत नहीं है वैसे, आप वो बस पीछे जो एक दो लाइन में ये था ना इसको अगर आप कॉपी कर लें तो बेहतर है। तो इसमें काफ़ी सारा उसने हायर लेवल का भी दिया हुआ है टॉपिक, तो मैं उसमें से कुछ निकालना चाह रहा हूँ बस। अच्छा, ये इसकी भी ज़रूरत नहीं है हमें, उसने ग्राफ्स वगैरह दिखाए हैं। स्ट्रे लाइट का ये आप इसका ले लेंगे स्क्रीनशॉट, क्योंकि जो पहले स्टेप्स है ना उनकी दो दो लाइंस में चाह रहा हूँ कि हमें बस मालूम हो। स्ट्रे लाइट का है इज डिफाइंड एज द डिटेक्टेड लाइट ऑफ एनी वेवलेंथ दैट इज आउटसाइड द बैंडविड्थ ऑफ द वेवलेंथ सिलेक्टेड। आपने जो वेवलेंथ सेलेक्ट की है और वो पास की है सैंपल में से, तो इंस्ट्रूमेंट जो है उस वेवलेंथ रेंज में से बाहर कोई एक बैंड शो कर देता है या एक वेवलेंथ शो कर देता है, तो आपने तो वो यूज़ ही नहीं की, इसके मतलब देयर इज सम काइंड ऑफ डिफेक्ट, तो वो स्ट्रे लाइट डिफेक्ट कहलाता है। टेस्ट इसका क्या करेंगे, 3 टेस्ट सॉल्यूशंस प्रिपेयर्ड एंड मेजर्ड स्ट्रे लाइट। जैसे स्ट्रे लाइट का सिर्फ बस इंट्रोडक्शन देखें, ये दो लाइंस चाहिए, इसमें आगे टेस्ट और एक्सेप्टेंस को आपने देखना, फिर इसकी भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, रेजोल्यूशन पार, ये एक नेक्स्ट स्टेज है। द रेजोल्यूशन ऑफ अ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज रिलेटेड टू इट्स स्पेक्ट्रल बैंड विड्थ। द स्मॉलर द स्पेक्ट्रल विड्थ द फाइनर द रेजोल्यूशन। अच्छा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें हैं अगर हम प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं तो, अदरवाइज़ हमें वैसे कभी समझ नहीं आती। तो मैं बस ये चाह रहा हूँ कि आपको ना स्टेजेस बताऊँ एक एक लाइन में या दो दो लाइन में। इसमें भी टेस्ट और एक्सेप्टेंस को नहीं देखना, बस ये पहले वाली लाइन्स को आपने कॉपी करना है। द रेजोल्यूशन ऑफ अ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज रिलेटेड टू इट्स स्पेक्ट्रल बैंड विड्थ। द स्मॉलर द बैंड स्पेक्ट्रल विड्थ द फाइनर द रेजोल्यूशन। ये जो स्पेक्ट्रम हम बनाते हैं उसकी इनिशियल और फाइनल्स हम एडजस्ट करते हैं, उसको स्पेक्ट्रल बैंडविड्थ कहते हैं, वो वेवलेंथ वैल्यूज़ होती हैं। द स्पेक्ट्रल बैंडविड्थ डिपेंड्स ऑन द स्लिट विड्थ एंड द डिस्पर्सिव पावर ऑफ द मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेट्रिक लेंस होता है जो उसमें यूज़ होता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, उसकी डिस्पर्सिव पावर के ऊपर डिपेंड करता है कि स्पेक्ट्रल बैंडविड्थ कितनी होगी। इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसको पूरा नहीं देख रहे हैं। फिर नॉइज़ आ गया। नॉइज़ जो है इसमें, नॉइज़ इज़ द मेजरमेंट अफेक्ट्स द एक्यूरेसी एट बोथ हेड्स ऑफ द एब्जॉर्बेंस स्केल। ये नॉइज़ जो है ये कोई आवाज़ टाइप नहीं होती है, ये उस स्पेक्ट्रम में कोई प्रॉब्लम आते हैं, स्पेक्ट्रम की शेप में कोई प्रॉब्लम्स आते हैं और उस तरह के प्रॉब्लम को हम नॉइज़ का नाम देते हैं। तो फोटोन नॉइज़ फ्रॉम द लाइट सोर्स अफेक्ट्स द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट लीड्स टू लो एब्जॉर्बेंस। तो अगर वो हमें जब हमारे सामने स्पेक्ट्रम होगा ना तो हम वहाँ से देख के बता सकेंगे ये वाला इशू जो है ये नॉइज़ की वजह से है। तो वो नॉइज़ हमें सुनाई नहीं देती है, वो विद इन द इंस्ट्रूमेंट जो है वो प्रॉब्लम कॉज करती है रेडिएशंस को। तो नॉइज़ में भी बस ये दो लाइन जो है आपने इनको कॉपी करना है, इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर बेस लाइन फ्लैटनेस, द फ्लैट baseline test demonstrate the ability of the instrument to normalize the light intensity measurement and spectral output at different wavelengths throughout the spectral range.
ये जो बेस लाइन है वो फ्लैट होना चाहिए, तो वो नॉर्मल लाइट इंटेंसिटी मेजरमेंट को शो करता है। इसके टेस्ट और एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं है और इसकी भी ज़रूरत नहीं है। स्टेबिलिटी, द लैम्प इंटेंसिटी एज अ फंक्शन एट द, ये मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के साथ रिलेटेड टर्म्स को यूज़ करके वो बता रहा है। लैम्प इंटेंसिटी इज अ फंक्शन ऑफ द एज ऑफ द लैम्प, temperature fluctuation and wavelength of the instrument. These changes can lead to errors in the value of the measurements over an extended period of time. तो स्टेबिलिटी लैम्प की वजह से हो सकता है, लैम्प की एज बढ़ गई हो तो उसकी लाइट की इंटेंसिटी कम हो गई हो, वोल्टेजेस फ्लक्चुएट, टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर रही हों, वेवलेंथ की मेजरमेंट ठीक ना हो रही हो, इसकी ज़रूरत नहीं है। फोटोमेट्रिक एक्यूरेसी में कह रहे हैं जी, फोटोमेट्रिक एक्यूरेसी डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड एब्जॉर्बेंस ऑफ द रेफरेंस मटेरियल एंड द एस्टैब्लिश्ड वैल्यू। ये भी जैसे वेवलेंथ एक्यूरेसी थी, ये फोटोमेट्रिक एक्यूरेसी, ये लाइट की इंटेंसिटी से मुतालिक उसकी मेजरमेंट के बारे में बात है, इसकी ज़रूरत नहीं है। लीनियरिटी क्या है? द लीनियर डायनेमिक range of the measurement is limited by stray light at high absorbance and by noise at low absorbance. लीनियरिटी, वैसे ये सारी चीज़ें उसके स्पेक्ट्रम के साथ इन्वॉल्व है, अगर हम पूरा प्रोसेस पढ़ें तो फिर हमें ये समझ आएंगे। तो वंस अगेन कि 2 लाइंस को ही आपको चाहिए, या सिर्फ हेडिंग्स जो शुरू में थी उनको अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे कि कौन कौन सी चीज़ों को हमने, कौन से कंपोनेंट्स को और कौन सी स्टेप्स को हमने चेकआउट करना है ड्यूरिंग द वैलिडेशन और कैलिब्रेशन। ये हमने किस चीज़ को अभी डिस्कस किया? यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। तो उसमें हमने क्या क्या चेक किया? वेवलेंथ एक्यूरेसी चेक की है। वेवलेंथ एक्यूरेसी के बाद हमने इसको एक बार फिर से हम यहाँ से वो जो पहली शीट थी ना उसके पॉइंट्स को देख लें। ये वेवलेंथ एक्यूरेसी, स्ट्रे लाइट, रेजोल्यूशन, फोटोमेट्रिक एक्यूरेसी, नॉइस, बेस लाइन, फ्लैटनेस और स्टेबिलिटी। अच्छा, उसके बाद लीनियरिटी जो वो उसका फंक्शन है उसको हम अभी डिस्कस नहीं करने वाले, उससे आगे मूव करने वाले नेक्स्ट की तरफ। वो है कैलिब्रेशन ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। आईआर मीन इंफ्रारेड। इसका ख़ास फंक्शन होता है मुख्तलिफ कंपाउंड्स के फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है। किसी कंपाउंड के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है वो फाइंड आउट करते हैं, तो हम आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ करते हैं। इसमें जो ग्राफ बनता है जो यहाँ स्क्रीन पे आपको नज़र भी आ रहा है, ये वेव नंबर्स लेते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग, और वाई एक्सिस के अलोंग हम लेते हैं परसेंटेज एब्जॉर्बेंस या परसेंटेज ट्रांसमिटेंस। तो वो आईआर रेंज में रेडिएशन हम रेडिएट करवाते हैं कंपाउंड को, तो कंपाउंड के जो कुछ बॉन्ड्स होते हैं वो उन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं और उनकी स्ट्रेचिंग या बेंडिंग होती है, और वो फिर ख़ास फ्रीक्वेंसी के साथ रेजोनेट करते हैं, तो वो नोट डाउन करते हैं इस इंस्ट्रूमेंट से। तो मुख्तलिफ ग्रुप्स के लिए मुख्तलिफ रेंजेस हैं आईआर की, कि अगर 1500 से 1700 तक है तो हम कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप है, अगर 3000 से 3500 तक है तो हम OH ग्रुप कहते हैं विदाउट हाइड्रोजन बॉन्ड, 3500 से ऑनवर्ड है 3600 तक हम कहते हैं ये OH बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ एल्कोहलिक ग्रुप एंड सो ऑन। इस तरह के वो एक बड़ा सा चार्ट होता है, टेबल, जिसमें ये सारी बातें बताई गई होती हैं। तो इसमें हमने वेव नंबर वेरिफिकेशन करना है और रेजोल्यूशन परफॉर्मेंस को चेक करना है। इसकी 2 स्टेजेस हैं कैलिब्रेशन ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, वेव नंबर वेरिफिकेशन एंड रेजोल्यूशन परफॉर्मेंस। वेव नंबर वेरिफिकेशन में क्या प्रिपेयर, अच्छा ये उन्होंने प्रोसीजर बताया है, इसकी वैसे ज़रूरत नहीं है प्रोसीजर की, हम क्योंकि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे फिर हमें सारा प्रोसीजर पता होना चाहिए। ये रेजोल्यूशन परफॉर्मेंस का भी ज़रूरत नहीं है, आपने इसका बस ये लेना है स्क्रीनशॉट। कैलिब्रेशन ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में 2 स्टेजेस, बस स्टेजेस को ही आप तैयार कर लें, स्टेजेस के नाम बस बदल, वेव नंबर वेरिफिकेशन और रेजोल्यूशन परफॉर्मेंस, जिस वहाँ पर भी एक लिस्ट की, उस लिस्ट को ही तैयार कर लें। अच्छा जी, कैलिब्रेशन ऑफ स्पेक्ट्रोफ्लोरीमीटर, इसमें हम फ्लोरेसेंस को स्टडी करते हैं, मुख्तलिफ सब्सटेंसेस जो फ्लोरेसेंस कॉज करती हैं उसको हम स्टडी करते हैं। तो इसमें क्या चेक करना है, ये जो 3 स्टेजेस हैं या 3 पार्ट्स हैं इनको चेक करना है। सेंसिटिविटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट चेक बाय यूजिंग प्राइमरी स्टैंडर्ड, इसकी सेंसिटिविटी चेक करेंगे। सेंसिटिविटी क्या होती है ये एक अलग से डेफिनेशन, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है हमें। प्रिपेयर 1 ppm सोल्यूशन ऑफ क्यूनीन सल्फेट सोल्यूशन इन 0.1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड, ये स्टैंडर्ड के तौर पर। प्राइमरी वेवलेंथ सेट एट 366 नैनोमीटर एंड चेक द सेंसिटिविटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ये पहली स्टेज वैसे बताई इन्होंने सेंसिटिविटी चेक करने के लिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये इतनी सी बात थी कैलिब्रेशन ऑफ स्पेक्ट्रोफ्लोरीमीटर में, इसमें एक ही काम करना है,
क्या क्या करना है, सेंसिटिविटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, प्राइमरी स्टैंडर्ड। और प्राइमरी स्टैंडर्ड कौन सा बनाया है, 1 ppm सोल्यूशन ऑफ क्योनिन सल्फेट इन 0.1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड, और उसकी वेवलेंथ को आपने सेट कर देना 360 नैनोमीटर पे, तो वो कैलिब्रेट हो जाएगा। फिर है जी कैलिब्रेशन ऑफ HPLC, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसमें है जी क्या क्या स्टेजेस हैं, क्या चेक करना है, फ्लो रेट एक्यूरेसी चेक करना है। ये HPLC का आपको मैंने कल भी बताया था कि मेरे एक फ्रेंड ने इसको एक्सपर्टीज़ किया, तो बड़ा काम की चीज़ है। फ्लो रेट एक्यूरेसी चेक करना है, इंजेक्टर एक्यूरेसी चेक करना है, सिस्टम प्रिसीजन चेक करना है। अच्छा, जितना बच्चों आप लोगों को ये पता चल रहा है ना इन पॉइंट्स का, उतना ही मुझे पता चल रहा है, सीधी सी बात यही है। क्योंकि इस तरह के ऑपरेटर्स में जब तक आप खुद जाके यूज़ नहीं करते हैं तो आपको पता नहीं चलता। मैंने IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ किया हुआ है, मैंने एब्जॉर्प्शन जो स्पेक्ट्रम फोटोमीटर वो यूज़ किया हुआ है, XRD यूज़ किया हुआ है, तो जो मैंने यूज़ किया उनका मुझे आइडिया है। रिफ्रैक्ट्रोमीटर भी यूज़ किया हुआ है, स्पेक्ट्रोमीटर भी यूज़ किया हुआ है, लेकिन HPLC मैंने यूज़ नहीं किया हुआ। तो इसका जो ये पॉइंट्स हैं, जो जितना आपको पता चल रहा है उतना मुझे पता चल रहा है। तो क्या इसमें फ्लो रेट एक्यूरेसी है, इंजेक्टर एक्यूरेसी है, तो सोल्यूशन इंजेक्ट करेंगे तो वो जिन कॉलम्स के अंदर इंजेक्ट करें उनकी एक्यूरेसी, फिर फ्लो एक्यूरेसी, सिस्टम प्रिसीजन, वेवलेंथ एक्यूरेसी, डिटेक्टर लिनियरिटी, इंजेक्टर लिनियरिटी, ग्रेडियंट परफॉर्मेंस चेक, और कॉलम ओवन टेम्परेचर एक्यूरेसी। ये वो स्टेजेस हैं या वो पॉइंट्स हैं जो आपने चेक करने हैं इसकी कैलिब्रेशन के टाइम पर, ये जिनको हमने सेट करना है स्टैंडर्ड पे। इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। अब हमने कहा है कि बस हम सिर्फ वो पॉइंट्स शुरू वाले वो देख रहे हैं। अब आ गया जी कैलिब्रेशन ऑफ HPTLC, हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इक्विपमेंट है। पहले सिर्फ था हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, अब ये है हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ये साथ में इसके पिक्चर शो की गई है। तो ये कैलिब्रेशन ऑफ HPTLC डन बाय द फॉलोइंग मेथड, स्पॉटिंग एंड डिटेक्शन कैपेसिटी। स्पॉटिंग एंड डिटेक्शन कैपेसिटी, जब मैंने HPLC नहीं यूज़ किया तो मैंने HPTLC भी यूज़ नहीं किया। तो कह रहे हैं जी स्पॉटिंग एंड डिटेक्शन कैपेसिटी, और इसको ही इसका प्रोसीजर भी उसने बताया हुआ है। स्पॉट 5 माइक्रोलीटर ऑफ ईच सोल्यूशन ऑब्जर्व एट 250 नैनोमीटर 360 नैनोमीटर। तो बहरहाल एक ही स्टेज इसमें करना है, क्या इसमें करना है आपने, स्पॉटिंग एंड डिटेक्शन कैपेसिटी, दैट्स इट। इसका बस स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी कैलिब्रेशन ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी, कैलिब्रेशन ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी एपरेटस। तो ये जो गैस क्रोमेटोग्राफी एपरेटस है, इसके पार्ट्स यहाँ पे शो किए हुए हैं। सिलेंडर है, वहाँ से गैस आ रही है, इंजेक्ट हो रही है ओवन में, फिर वहाँ पे डिटेक्टर जो है वो शो किया, अगर रिकॉर्डर भी आगे शो किया, ग्राफ निकलते हुए बाहर नज़र आ रहा है। इसमें क्या चेक करना है, फ्लो रेट एक्यूरेसी, कॉलम ओवन टेम्परेचर एक्यूरेसी, सिस्टम प्रिसीजन, सिस्टम प्रिसीजन फॉर हेड स्पेस ऑटो सैम्पलर, डिटेक्टर लिनियरिटी और डिटेक्टर नॉइज एंड ड्रिफ्ट टेस्ट। ये चीज़ें हैं जो आपने चेक करनी है और जिनको आपने सेट करना है अगर कहीं पर कोई इशू नज़र आता है तो। इनको फिर आगे इनकी थ्योरी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है डिटेक्टर लिनियरिटी सॉल्यूशन बताए गए हैं। दैट्स इट। ये इतनी सी बात थी जो आप लोगों ने अगर स्क्रीनशॉट पहले नहीं ली है जिन बच्चों ने, या नहीं पता चला, तो एक बार फिर मैं रिवाइज कर देता हूँ कि किस किस का पता होना चाहिए। इसका जो एक एक पहला पेज है ना उसको बस हम देख रहे हैं। कैलिब्रेशन ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी में ये स्टेजेस आपको पता होने चाहिए। तो ये इसका स्क्रीनशॉट अगर किसी बच्चे ने पहले नहीं लिया है तो दोबारा से ये देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इन स्टेजेस को एक बार पढ़ लेंगे और आपके ज़हन में ये रहने चाहिए। इनके बारे में हो सकता है कोई क्वेश्चन वगैरह पूछा जाए। अच्छा, इसी तरह से फिर ये कैलिब्रेशन ऑफ HPTLC, इसमें एक ही पॉइंट है स्पॉटिंग एंड डिटेक्शन कैपेसिटी। उसके बाद कैलिब्रेशन ऑफ HPLC, फिर ये वाला कैलिब्रेशन ऑफ स्पेक्ट्रोफ्लोरीमीटर,
फिर ये कैलिब्रेशन ऑफ IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। सर ये फ्लोरोमीटर वाला निकालिएगा एक दफा प्लीज। ओके सर, थैंक यू। ये है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये है जी कैलिब्रेशन या वैलिडेशन। इसमें इतनी सी बात हमने करनी थी। इन स्क्रीनशॉट्स को आप इकट्ठे कर लेंगे तो आपके पास चंद जो है वो नोट्स बन जाएंगे कैलिब्रेशन के। अब हम वापस चलते हैं अपने टॉपिक में। टॉपिक ये एक्चुअली कंप्लीट हो गया, तो जो अभी रिमेनिंग टॉपिक है वो है ISO स्टैंडर्ड्स। एक चीज़ बीच में मैंने अभी मिस की है, वो ज़रा गौर से सुन लेंगे। इस चैप्टर के अंदर एक चीज़ इससे आगे कैलिब्रेशन वैलिडेशन से आगे है क्वालिटी रिव्यू, मॉनिटरिंग एंड क्वालिटी रिव्यू एक टॉपिक ये है, और दूसरा है पीरियोडिकल ट्रेनिंग। मॉनिटरिंग एंड क्वालिटी रिव्यू एक, और दूसरा है पीरियोडिकल ट्रेनिंग। इसको मैंने सोचा कि मैं अभी मिड टर्म में इनको यूज़ नहीं करूँगा। इसकी जगह पे हम कोई केमिस्ट्री वाला टॉपिक शामिल करेंगे। जो नेक्स्ट हमारे पास है ना, वो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन है और ग्रेविमेट्रिकल एनालिसिस है। एक पूरा चैप्टर के अंदर 2 ही टॉपिक हैं, वो प्योर केमिस्ट्री के टॉपिक्स पर आ जाएंगे। जैसे हमने पहले चैप्टर में स्टैट को ही डिस्कस किया, और इसमें हम कोई डिफरेंट वे में क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस को डिस्कस कर रहे थे। तो केमिस्ट्री की तरफ अभी हम मूव नहीं किया हमने। तो 3 चैप्टर फर्दर हैं जो केमिस्ट्री के ही हैं, जिसमें मैंने आपको बोला अभी एक है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन और ग्रेविमेट्रिकल एनालिसिस। तो वो एक चैप्टर मैं चाहता हूँ कि वो शामिल किया जाए मिड टर्म के अंदर। तो फिर ये जो है ना, इसके 2 छोटे टॉपिक्स हैं, मॉनिटरिंग एंड क्वालिटी रिव्यू और पीरियोडिकल ट्रेनिंग, वो मैंने अभी मिस किए हैं। और फिर हम उसको मिड टर्म के बाद देख लेंगे। जैसे इस तरह की थीरी आप लोगों ने पढ़ी है ना, वो भी इस तरह की बोरिंग सी थीरी है उनकी भी। तो इसकी जगह पर अभी मैं चैप्टर अभी एंड करने लगा हूँ। एंड होगा जब हम ISO को पढ़ लेंगे, ISO स्टैंडर्डाइजेशन को अभी हम पढ़ेंगे। वो छोटी सी बात है, फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट आप इसको अज्यूम करेंगे। तो पहला चैप्टर शामिल होगा मिड टर्म में, दूसरा चैप्टर शामिल होगा, और तीसरा चैप्टर डिपेंड करता है, क्योंकि हमें मैसेज ये मिला था कि क्लासेस जो हैं वो जारी रहेंगी। तो 2 टॉपिक्स हैं वो, तो उन टॉपिक्स को हम कितना अच्छा पढ़ते हैं, कितना अच्छा अंडरस्टैंड करते हैं, फिर हम डिसीजन कर लेंगे। ठीक है, अभी हम फिर जाने लगे हैं अपने वापस टॉपिक की तरफ, जो कि है ISO स्टैंडर्ड्स। ले जी, आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है ISO स्टैंडर्ड। ये सब कुछ करने के बाद हमारा टारगेट जो रहा है इस पूरे चैप्टर के अंदर, वो यही रहा है कि एंड यूज़र तक जो प्रोडक्ट पहुँचे वो बेस्ट क्वालिटी की हो। जो एंड यूज़र तक प्रोडक्ट पहुँचे वो बेस्ट क्वालिटी की हो। ये यकीन दहानी करना थी कि कस्टमर्स तक जो चीज़ पहुँच रही है वो क्वालिटी कंप्रोमाइज़ ना हो, और लोगों को पूरा एतमाद हो प्रोडक्ट के ऊपर, किसी भी जो कंपनी की है, किसी ब्रांड की, वो फिर उस ब्रांड को फिर फॉलो करते हैं। ये जो ब्रांड्स कुछ लोग कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते ना, कहते हैं इसी ब्रांड का बस लेना, जो मर्ज़ी हो, महंगा हो या जो भी हो। तो इसका मतलब ये होता है कि उस ब्रांड ने अपनी क्वालिटी अश्योर करवाई हुई है, और उस क्वालिटी अश्योर करवाने के पीछे ये सारे काम होते हैं जो हमने इस चैप्टर में डिस्कस किए हैं। तो कितने सारे पीछे स्टेजेस हैं, कितने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा। अच्छा जी, ISO स्टैंडर्ड्स क्या चीज़ है? ISO स्टैंडर्ड्स जो हैं ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है,
जो हर मुल्क में भी, हर कंट्री में भी अलहदा से एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है। फिर उन सारी जो कंट्रीज़ हैं उनकी स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ओवरऑल भी ऑर्गेनाइजेशन है स्टैंडर्ड्स की, उसको ISO स्टैंडर्ड्स कहते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स। तो इसके बारे में हम बात करने वाले। ये बहुत छोटी सी बात है और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अच्छा, ISO स्टैंडर्ड्स का मतलब द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। The International Organization for Standardization, ISO, is an international standard setting body. International standard setting body composed of representatives from various national standard organizations. Suppose that कि अगर अभी हम देखेंगे कि 196 कंट्रीज से जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इसका हिस्सा है। अब पाकिस्तान में जो भी स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस की कंपनी है उसमें से कोई एक या दो पर्सनल जो होंगे, जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वो ISO का हिस्सा होंगे। इस तरह अगर इंडिया से भी, ऑस्ट्रेलिया से भी, जर्मनी से भी, रशिया से भी, US से भी, UK से भी, तो तमाम मुल्कों से हर मुल्क की अपनी भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। वहाँ से कुछ एक दो या ज़्यादा बंदे भी हो सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव, वो कंबाइंड वे में एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन बनती है जो स्टैंडर्ड सेट करती है मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के लिए एक, मुख्तलिफ प्रोसेसेस के लिए दो, मुख्तलिफ इक्विपमेंट के लिए 3, इंस्ट्रूमेंट के लिए 4 और सिस्टम्स के लिए 6, सोशल एक्टिविटीज़ के लिए 7, सिक्योरिटी के लिए 8, मैनेजमेंट के लिए 9। बहुत सारी बातें हैं। मतलब ये सिर्फ ये नहीं कि जो एक हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उसके स्टैंडर्ड सेट होंगे, बल्कि ये सोशल एक्टिविटीज़ के लोगों को कैसे रहना चाहिए उसके लिए भी स्टैंडर्ड सेट करते हैं। इवन सिक्योरिटी जो है वो कैसी होनी चाहिए उसके लिए भी स्टैंडर्ड सेट करते हैं। कोई प्रोसेस कैसे चलना चाहिए उसके लिए भी स्टैंडर्ड सेट करते हैं। मुख्तलिफ मैनेजेरियल सिस्टम, मैनेजमेंट कैसे चलती है उसके लिए स्टैंडर्ड सेट करते हैं, ताकि एक ग्लोबलाइजेशन का काम जो है पैदा हो सके। अगर आप में से कोई बंदा यहाँ से US जाता है, वहाँ जाके रहता है, तो अगर वो उसको ISO स्टैंडर्ड्स के बारे में पता है कि मैनेजमेंट के कुछ इंटरनेशनल रूल्स होते हैं जो हर जगह पे ही अप्लाई होते हैं, तो उसके लिए आसानी होगी। ये नहीं कि अगर वो पाकिस्तान में कुछ डिफरेंट रूल्स अप्लाई करता रहा है और US के डिफरेंट रूल्स हैं, तो उसको फिर बड़ी परेशानी होगी कि पहले वो पाकिस्तान के रूल्स को बोले और US के रूल्स को सीखे और फिर वो फर्म का हिस्सा बने। तो ISO स्टैंडर्ड्स का फ़ायदा ये है कि आप पाकिस्तान में भी रह के जो स्टैंडर्ड्स आपके ऊपर अप्लाई होते हैं, किसी भी जगह पर जाएंगे तो वही स्टैंडर्ड्स आपके लिए अप्लाई होंगे। फिर ट्रेड करने में आसानी रहती है। फिर आप कोई भी फर्म में आप जॉब करने जाते हैं तो वहाँ पर आपके लिए आसानी रहती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक ग्लोबलाइजेशन का इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट हो जाता है। पूरी दुनिया जो है वो यूनाइटेड सिस्टम को फॉलो कर रही होती है। तो ये इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी, इट वाज फाउंड ऑन 23 फरवरी 1947, पाकिस्तान बनने से कुछ माह पहले, कुछ 6 माह पहले। द ऑर्गेनाइजेशन प्रोमोट्स वर्ल्ड वाइड प्रोप्रिएटरी, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल स्टैंडर्ड्स। ये जो कहते हैं ना प्रोप्राइटर, उस तरह के स्टैंडर्ड्स, इंडस्ट्रियल लेवल के स्टैंडर्ड्स और कमर्शियल स्टैंडर्ड्स। तो इसका हिस्ट्री ये है कि इसकी फाउंडेशन कब हुई, 23 फरवरी 1947। और इसका हेड ऑफिस कहाँ पे, अभी आपको पता चल जाएगा। इट इज़ हेड क्वार्टर्ड इन जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड, एंड एज ऑफ 2015 वर्क्स इन 196 कंट्रीज़। 2015 के मुताबिक, अब तो 6 साल ऊपर गुजर गए हैं, तो 196 कंट्रीज़ इसका हिस्सा है और उन सब का हेड क्वार्टर जो है वो स्विट्ज़रलैंड में है, जिनेवा में। अच्छा जी, उसके बाद क्या, ISO द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इज़ एन इंडिपेंडेंट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। किसी मुल्क की गवर्नमेंट का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है और किसी के ताबे नहीं है, ये इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। द मेंबर्स ऑफ विच आर द स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द 164 मेंबर कंट्रीज़। 196 कंट्रीज़ में ये काम कर रही है, लेकिन उसके जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो सारे के सारे नहीं हैं। 164 मेंबर कंट्रीज़ हैं। कुछ ऐसे अनडेवलप्ड कंट्रीज़ होंगे या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ होंगे जिनमें ये स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होंगी ही नहीं। जब
आपकी कंट्री लेवल पे स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो वो ISO का पार्ट फिर नहीं बन सकते। तो टोटल 196 कंट्रीज़ को ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, लेकिन इसके अंदर जो मेंबर्स हैं वो 164 कंट्रीज से हैं। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेवलपर ऑफ voluntary international standards and facilitates world trade by providing common standards between nations. तो डेफिनेटली एक ही है ISO स्टैंडर्ड के लिए ऑर्गेनाइजेशन, वैसे एक नई भी बनी है US की, वो इससे थोड़ी मतलब इसी तरह का काम करती है लेकिन वो इसके अंडर नहीं आती, लेकिन अभी तक हम इसी के बारे में ज़्यादातर जानते हैं। तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को वॉलंटियरली डिसाइड करती हैं। डेफिनेटली बेनिफिट तो लेते होंगे ये तमाम कंट्रीज से, और फिर ये स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करते हैं ट्रेड के लिए। Nearly 20,000 standards have been set, covering everything from manufactured products and technology to food safety, agriculture and healthcare. जब से ये बनी है अब तक कह रहे हैं कि 20,000 मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स ये सेट कर चुके हैं, तो मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर, प्रोडक्ट्स के, फूड प्रोडक्ट्स के, टेक्नोलॉजी के, एग्रीकल्चर के, हेल्थ केयर के स्टैंडर्ड्स। तो ये है जी हमारे पास ISO। ये किसी बंदे ने उसका बनाया, उसका ही एम्प्लॉय होगा, तो मुझे अच्छी लगी, मैंने इसको कॉपी करके यहाँ पर साथ में पुट कर दिया। तो ISO का इंट्रोडक्शन हो गया। ISO मीन्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड्स या फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। और उसके बाद इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, यूज़ ऑफ द स्टैंडर्ड एड्स इन द क्रिएशन ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट आर सेफ, रिलायबल एंड ऑफ गुड क्वालिटी। ये जो स्टैंडर्ड्स जो सेट करते हैं उनका फ़ायदा क्या होता है कि वो प्रोडक्ट प्रिपेयर करने में और सर्विसेज डिज़ाइन करने में हेल्प करते हैं जो सेफ़ हों, रिलायबल और क्वालिटी बेटर हो। द स्टैंडर्ड्स हेल्प बिजनेस इंक्रीज प्रोडक्टिविटी वाइल मिनिमाइजिंग एरर्स एंड वेस्ट। अगर कोई प्रोडक्ट ISO स्टैंडर्डाइज्ड है तो वो अपने प्रोडक्ट के ऊपर बाकायदा एक स्टैम्प कर देते हैं ISO सर्टिफाइड, तो लोग बग़ैर सोचे समझे और बग़ैर कंपटीशन के कंपेयर किए हुए सबसे पहले उसी प्रोडक्ट को जाके परचेज़ करते हैं कि ये ISO सर्टिफाइड है। पाकिस्तान में भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो ISO सर्टिफाइड होते हैं, तो वो अपना ISO सर्टिफिकेशन नंबर वो शो करते हैं। आप अगर किसी ब्रांड के आउटलेट पे जाएं तो उन्होंने अपना सर्टिफिकेट जो है वो फ्रेम करके दीवार के ऊपर हैंग किया होता है, तो लिखा होता है ISO सर्टिफिकेशन या ISO सर्टिफिकेट। तो वो एक इसका मतलब ये है कि बिज़नेस को हेल्प करता है, ये प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है और एरर्स और वेस्टेज को कम करता है। बाय एनेबलिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम मार्केट्स टू बी डायरेक्टली कंपेयर्ड, they facilitate companies in entering new markets and assist in the development of global trade on a fair basis. For example, अगर एप्पल जो है, जो एप्पल कंपनी है आईफोन बनाने वाली या आईपैड बनाने वाली, तो उन्हें कैसे पता चलता है कि किस मार्केट में हमें जाना है, वहाँ जाके हमने प्रोडक्ट को सेल आउट करना है? तो ISO स्टैंडर्ड से पता चल जाता है कि फ़लाँ कंट्री में, इस मार्केट में कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जो ISO सर्टिफाइड हो। तो कोई भी ब्रांड जो है इस मार्केट स्टडी करके डिसाइड कर लेता है कि अच्छा हमें अगर हम इस जगह पे जाके लॉन्च करें अपना प्रोडक्ट तो हम आसानी से कंपटीशन विन कर जाएंगे। जैसे कुछ दिन पहले अमेज़ॉन ने पाकिस्तान में अपना जो है वो बिज़नेस लॉन्च किया है, तो अब यहाँ से लोग जो है वो अमेज़ॉन से चीज़ें मंगवा भी सकते हैं एंड बिज़नेस भी कर सकते हैं। तो उन्होंने भी तो डेफिनेटली स्टडी किया होगा मार्केट को कि पाकिस्तान में अब पॉपुलेशन जो है उनका रुझान ऐसा है, तो हमें यहाँ पे अब बिज़नेस करना चाहिए। तो ISO सर्टिफिकेशन इसके लिए या ISO स्टैंडर्ड्स जो हैं इसके लिए भी हेल्प करते हैं कि मार्केट्स में आप अपने प्रोडक्ट्स जो वो लॉन्च कर सकते हैं और न्यू मार्केट्स में भी जा सकते हैं, और असिस्ट भी आपको करते हैं वो जो आपकी ISO स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट्स हैं। The standards also serve to safeguard consumers and the end user of products and services. डेफिनेटली जब स्टैंडर्ड सेट किए हैं तो जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, वो उन्हीं स्टैंडर्ड्स को मद्देनज़र रख के की होगी, तो क्वालिटी एश्योर्ड होगी, तो एंड यूज़र सेटिस्फाई होता है और वो सेफ्टी फील करता है कि ठीक है ये ISO सर्टिफाइड है सब प्रोडक्ट, तो इसको ले लेना चाहिए। एंश्योरिंग दैट सर्टिफाइड प्रोडक्ट कन्फॉर्म टू द मिनिमम स्टैंडर्ड्स सेट इंटरनेशनली।
ISO जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ensure that products and services are safe, reliable and of good quality. For business, they are strategic tools and reduce costs by minimizing waste and errors and increasing productivity. अगर आप ISO स्टैंडर्ड्स की बुनियाद पर अपने ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं और प्रोडक्ट प्रिपेयर करते हैं तो उसमें एरर्स के चांसेस कम होते हैं और कोई वेस्ट नहीं करना पड़ता। ये ना हो कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो किसी स्टैंडर्ड के ऊपर ना बने और वो उसमें कोई डिफेक्ट आ जाए तो उसको वेस्ट करना पड़े, तो ये उस नुकसान से भी बचा जा सकता है थ्रू ISO standards. They also help companies to access new markets, level the playing field for developing countries and facilitate free and fair global trade. आसान सी चीज़ है ये ISO का जो है वो आप कह लें कि लोगो है। ISO जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका ये लोगो है। उसके बाद जी अब हम आगे हैं जो उन्होंने 20,000 अभी मेंशन किया था ना, 20,000 स्टैंडर्ड सेट किए हैं, तो उनमें से कुछ मशहूर जो स्टैंडर्ड्स हैं वो यहाँ पर मैंने शामिल किए हैं। तो पॉपुलर ISO स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी मैनेजमेंट का जो स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन नंबर है वो ISO 9000 है और ISO 9001 भी है। तो क्वालिटी मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट सर्विसेज में आता है। ये मैं आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि सिर्फ प्रोडक्ट्स के लिए नहीं है, सर्विसेज के लिए है और इंडस्ट्रीज़ के लिए है, टेक्नोलॉजीज़ के लिए है, एजुकेशन के लिए है। तो क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए जो है सबसे ज़्यादा वैसे फेमस यही चलता है ISO 9001, ISO 9000। ये क्वालिटी मैनेजमेंट इसके लिए जो स्टैंडर्ड सेट किया ISO ने वो ISO 9000 है इसका नंबर। ये MCQ में पूछे जाएंगे आप लोगों से आपके मिड टर्म में कि जो मैंने शामिल किए हैं ना उनकी बात कर रहा हूँ मैं। 20,000 तो नहीं, मैंने कुछ शामिल किए हैं, 8-10 शामिल किए हैं, तो इनको आपने तैयार करना है MCQs के लिए। मैं इसमें लाजमी शामिल करूँगा आपके मिड टर्म में। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए ISO 14000 इस्तेमाल होता है। जब ISO 14000 स्टैंडर्ड सेट किया गया था, ये सर्टिफिकेशन नंबर दिया जाता है ISO की तरफ से किसी ख़ास फील्ड के लिए, किसी टेक्निकल फील्ड के लिए, या जैसे ये भी अब इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट ये फील्ड है, उस फील्ड के लिए कि इन्वायरमेंट को कैसे मैनेज करना है, क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए, इन्वायरमेंट में कितना आप जो है वो स्मोक सेंड कर सकते हैं, कितनी आप वेस्ट कैसे दे सकते हैं पर ईयर, और उसकी क्लीनिंग कैसे रखनी है, ये सारे स्टैंडर्ड्स ही होते हैं एक्चुअली। तो इंटरेक्शन कैसा होना चाहिए उसके साथ, तो ये उसकी स्टैंडर्डाइजेशन जो सर्टिफिकेट है नंबर है वो ISO 14000 है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट का। फिर कंट्री कोड्स के लिए, अब आपको पता है कि हर कंट्री के लिए एक स्पेसिफिक कोड है जिसको आप पोस्टल कोड भी कहते हैं, कंट्री कोड भी कहते हैं, वो टेलीफोन कोड्स भी कुछ होते हैं, उसके लिए भी स्टैंडर्ड सेट किया है ISO ने। उस स्टैंडर्ड कोड का रेफरेंस है ISO 3166। ये कंट्री कोड्स के लिए ISO स्टैंडर्ड है ISO 3166। फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी स्टैंडर्ड्स हैं कि आप बीइंग एक ह्यूमन बीइंग, आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आप लोगों के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करना चाहिए, तो उसके लिए भी स्टैंडर्ड सेट किए हैं। तो वो ISO 26,000 सर्टिफिकेशन के अंडर आते हैं। फिर एनर्जी मैनेजमेंट के लिए भी सर्टिफिकेशन है ISO 50001, ISO 50001। इसमें फिगर्स का ख़ास ख्याल रखेंगे। ये है एनर्जी मैनेजमेंट का ISO स्टैंडर्ड। रिस्क मैनेजमेंट के लिए ISO 31000, और फिर इसी तरह से फूड सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए ISO 22000। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी फूड सेफ्टी के लिए। फिर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट ISO 27001। जो भी अब ऑर्गेनाइजेशन या फर्म जो हैं वो इस तरह का कोई आपको सर्विस प्रोवाइड करती हैं सिक्योरिटी मैनेजमेंट की या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो उनको इस तरह के स्टैंडर्ड्स को पहले पूरा करना होता है। तो आप अगर कोई इस तरह की सर्विस कहीं से चाहते हैं तो आप देखेंगे कि ये कंपनी जो है ये ISO सर्टिफाइड है या नहीं है। तो ISO सर्टिफाइड तो आप फिर कॉन्फिडेंस फील करते हैं और उनसे सर्विसेज जो है वो लेते हैं। फिर इस तरह से ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का मतलब है कि कोई पर्सनल जो हैं कहीं पे जॉब कर रहे हैं, कहीं पे
एम्प्लॉयज़ हैं तो उनकी हेल्थ और सेफ्टी के लिए भी स्टैंडर्ड सेट किए हैं, वो ISO 45001 वो स्टैंडर्ड है। इस तरह से एंटी ब्रेबरी मैनेजमेंट सिस्टम, ये रिश्वतखोरी के ख़िलाफ़ मैनेजमेंट कैसे करनी है उसके लिए जो ISO स्टैंडर्ड है वो ISO 37001 है। फिर मेडिकल सर्विसेज का ISO स्टैंडर्ड है ISO 13485 मेडिकल सर्विसेज के लिए। ये कुछ जो लोगो आपको नज़र आते हैं किसी प्रोडक्ट के ऊपर या किसी कंपनी के साथ नाम के, वो मैंने कुछ लोगों भी यहाँ पर कॉपी करके, क्योंकि हम मुख्तलिफ जगह पे देखते हुए ख्याल नहीं रखते, अब आप जब देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, अच्छा हमने ये तो पढ़ रखा हुआ है। तो ये ISO सर्टिफाइड लिखा हुआ है 9001, ये उनकी स्टैम्प फिर बन जाती है, वो अपने बिल्स के ऊपर भी और अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर भी ये स्टैम्प कर देते हैं ISO सर्टिफाइड। जब वो एड्स देते हैं, जब वो कमर्शियल बनाते हैं या अपने वो जो भी कहने के मार्केटिंग करते हैं तो उसमें ये ज़ोर सामने लाते हैं। इसी तरह से ये ISO 9000 है जो क्वालिटी एश्योर्ड फर्म, ये देखिए उनको क्वालिटी एश्योर्ड फर्म जिनको ISO 9000 सर्टिफिकेट मिला हुआ है क्वालिटी मैनेजमेंट। फिर इसी तरह से ये है ISO 14001, ये 14001 हमने कहीं देखा है, ये इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट से मुताल्लिक बात, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO नंबर है। फिर इसी तरह से एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलें। सर 9001 और 9000 ये दोनों क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए है, और 14000 और 14001 ये दोनों इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए हैं। हाँ जी, वो एक्चुअली ये कंफर्म कर। एक बेसिक स्टैंडर्ड बनता है, फिर उसके सब स्टैंडर्ड्स भी होते हैं, तो कुछ रेंज होती होगी स्टैंडर्ड्स की ना, तो ये उसी के क्लोज है। आपने ये लिस्ट तैयार करनी है, ये वाली, ठीक है, ये वाली जो लिस्ट हमने पढ़ी है ना, ये जो आपको लोगोस दिखा रहा हूँ ये नहीं, आपने ये लिस्ट तैयार करनी है, जहाँ पे जो पुट किया हो ये आपने तैयार करना है, ठीक है, ये आपका टॉपिक है। सही, मतलब हम 9001 और 14001 को इग्नोर करें। हाँ, इसको इग्नोर करें, ये वैसे मैंने लोगो लिए हैं कि ये मुख्तलिफ जगह पे ISO सर्टिफिकेशन के, जिसको सर्टिफिकेट मिलता है ना किसी ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो इस तरह की स्टैम्प बना के वो अपने ज़रूर साथ दिखाते हैं। अच्छा, ये फिर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट 27001, ये जैसे यहाँ पर है 27001, और रिस्क मैनेजमेंट भी 31000, ये दोनों इसके साथ ठीक है। फिर ये है 22000, ये 22000 है फूड सेफ्टी मैनेजमेंट। घर ही नहीं आया तू तो जिਵੇਂ ਜਾਂਦੀ नहीं ਕਈ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੱਥੇ ਸੱਟਾ ਇਹ ਗਰਮੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਆਰਾਮ से ਸਾਫ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆਏ ਹਾਈ ਕੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹ ਕੀ ਪਤਾ ਪੜਿਆ अरे जा सरोज आपका माइक ऑन है। आहो तो मैं ऐसे नहीं पाया मतलब बच्चे नहीं से लगते आए हाय सोनू खड़ी हो पानी भी दे ठंडा पानी पीवे वो पीवेगा मैं एक मिनट नाले तेरा जो एक सूट है ना पिंक वाला उनके फ्रॉक नहीं बननी जी, पिंक सूट के फ्रॉक बन रहे हैं और इधर ISO स्टैंडर्ड्स के ऊपर बनाना है फ्रॉक, तो एहतियात किया करें, मैंने कल भी कहा था, पहले भी कहते रहता हूँ। अच्छा जी, पॉपुलर ISO स्टैंडर्ड्स की लिस्ट आगे भी चल रही है। ISO 26000 जो है ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए है, मेरे ख्याल पहले भी ये आया है लिस्ट में। अच्छा, फिर करेंसी कोड्स, पहले था कंट्री कोड्स, ये है करेंसी कोड्स ISO 4217, ये करेंसी कोड्स के लिए कि करेंसी जो है उसके कोड्स रखे जाते हैं कुछ, उसके लिए भी स्टैंडर्ड्स बनाए हैं ISO ने। और फिर टाइम एंड डेट फॉर्मेट, आप जब भी अपना मोबाइल फ़ोन स्विच ऑन स्विच ऑफ करते हैं तो उसमें टाइम एंड डेट फॉर्मेट आपको नज़र आता होगा, वो GMT और पता नहीं PST तो पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम है एंड सो ऑन, तो वो टाइम एंड डेट फॉर्मेट के भी स्टैंडर्ड सेट किए हैं ISO ने, वो ISO 8601 सर्टिफिकेशन नंबर। फिर लैंग्वेज कोड्स ISO 639, लैंग्वेज कोड्स इसके लिए भी स्टैंडर्ड्स हैं। अच्छा, फिर सर्टिफिकेशन कैसे की जाती है इसकी,
या सर्टिफिकेशन का क्या मतलब है, ISO सर्टिफाइड जब लिखा जाता है, द प्रोविजन बाय एन इंडिपेंडेंट बॉडी ऑफ रिटन एश्योरेंस, जो कि एक सर्टिफिकेट होता है, वही जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फिर रिटन फॉर्म में एक सर्टिफिकेट बना के देते हैं किस चीज़ के बारे में, दैट द प्रोडक्ट या सर्विस और सिस्टम इन क्वेश्चन मीट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। उस सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि उन्होंने डेफिनेटली सारे ऑडिट्स किए होंगे, सारे उन्होंने उनको वेरीफाई किया होगा, वर्किंग देखी होगी, आके उसको चेक किया होगा उस ऑर्गेनाइजेशन के सारे लोगों ने, फिर तभी उस वो सर्टिफिकेट जो है वो इशू करेंगे। तो प्रोविजन बाय एन इंडिपेंडेंट बॉडी यानी यही ISO ऑफ रिटन एश्योरेंस अ सर्टिफिकेट दैट द प्रोडक्ट सर्विस और सिस्टम इन क्वेश्चन मीट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। एक्रीडिटेशन क्या है, क्रेडिट से ही है वैसे, द फॉर्मल रिकग्निशन बाय एन इंडिपेंडेंट बॉडी जनरली नोन एज एन एक्रेडिटेशन बॉडी, यही जो ऊपर पढ़ाया हमने सर्टिफिकेशन को एक्रेडिटेशन भी कहते हैं। सर्टिफिकेशन बॉडी ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। और विद दैट ये आखिरी बात है इस चैप्टर की कि ISO। सर जी बोले प्लीज सर, वो बैक करना, स्क्रीनशॉट लेना था। अच्छा जी, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, इनके स्क्रीनशॉट नहीं लेने आपने, ये आपके लिए हैं नोट्स ये वाले, ठीक है। वैसे अब लेना चाहते तो ले लें स्क्रीनशॉट, लेकिन ये आपको ओके सर, ले लेते हैं। अच्छा जी, ये आ गया, मैंने एक शामिल किया है एक पिक्चर जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि 10 वेज ISO स्टैंडर्ड्स कैन हेल्प योर बिजनेस। तो इसको हम रीड करना शुरू करते हैं यहाँ से सबसे टॉप पे। पहला क्या है जी, हेल्प यू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर गुड्स एंड सर्विसेज, आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी इंप्रूव करने में हेल्प, या सर्विसेज जो वो अच्छी हो जाती हैं। फिर दूसरे नंबर पे टाइम चुनने का, मैं तो जल्दी से हम इसको ख़त्म कर लेते हैं। दूसरे नंबर पे हम ऐसे क्लॉक वाइज चल रहे हैं जी, हेल्प यू ड्राइव ग्रोथ, कट कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रॉफिट्स। आसान सी चीज़ है, इसको एलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है। तीसरे नंबर पे गिव योर बिजनेस अ कम्पेटिटिव एज। अच्छा, फिर चौथे नंबर पे ओपन अप एक्सपोर्ट मार्केट्स फॉर योर गुड्स एंड सर्विसेज। डेफिनेटली जो ISO सर्टिफाइड कंपनी होगी वो तो हर कंट्री में ही एक्सेप्ट होंगी उसकी प्रोडक्ट्स या उसकी सर्विसेज। फिर पाँचवें नंबर पे ओपन डोर्स टू न्यू कस्टमर्स एंड स्ट्रेंथन योर एग्जिस्टिंग बिजनेस। और लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रोडक्ट को परचेज़ करेंगे, आपकी सर्विसेज हासिल करेंगे, तो कस्टमर्स बढ़ेंगे आपके। नंबर 6 पे हेल्प यू कम्पीट विद बिगर एंटरप्राइजेज़। आपने कंपनी अगर बनाई है और उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है तो ISO सर्टिफाई होगी आपकी कंपनी स्टार्ट में ही, तो आप जो पहले से बहुत बड़े ब्रांड्स हैं उनके साथ आसानी से कम्पीट भी कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद नंबर 7 पे आ गया, एनहेंस योर क्रेडिबिलिटी एंड सिक्योर कस्टमर कॉन्फिडेंस। नंबर 8 पे शार्पन योर बिजनेस प्रोसेसेस एंड इंक्रीज एफिशिएंसी। बिजनेस का तरीका आपको अच्छा आएगा, आपकी एफिशिएंसी बेटर होगी। नंबर 9 पे स्ट्रेंथन योर मार्केटिंग पिच। आप फिर ISO सर्टिफिकेट आपके पास हैं, एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट्स हैं, तो आप मार्केटिंग भी करेंगे तो किसी और अंदाज में करेंगे। फिर नंबर 10 पे हेल्प यू कंप्लाई विद रेगुलेशंस। आप फिर रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं, लॉज, उनको भी ओबे करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर हमने ऐसा ना किया तो हमारा सर्टिफिकेट कैंसिल भी हो सकता है। ले जी, ये हमारे पास है जी, ये हमारा चैप्टर जो कंप्लीट कर चुका हूँ मैं, और इसमें फिर भी मुझे आपने याद दिलाना है एंड ऑफ द डे। अभी हमारे 2 टॉपिक छोटे से रहते हैं, कौन से वाला मैंने बताया था, तो कोई बता सकते हैं कौन से 2 टॉपिक?